सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के कंप्लीट ज्योग्राफी के सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ये लेक्चर नंबर 5 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड सारा का सारा चीज़, है ना, यानी कि एक टॉपिक ही है। अगर आप ज्योग्राफी में देखिए तो एक चैप्टर बन जाता है, दैट इज़ द मोशन ऑफ द अर्थ। अब मोशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड जितना भी टाइप का टॉपिक होता है ना, फ्रॉम रोटेशन रिवोल्यूशन से लेकर टाइड्स तक, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें कवर कर लेंगे। बीच में आएगा सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ब्लड मून, ब्लू मून, सुपर मून, ये सब सारा चीज़ हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हम 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। पीछे के वीडियो में हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं, है ना। लास्ट वीडियो में हम लोग मेटेओरॉइड्स, ये सब चीज़ के बारे में पढ़े थे और फिर हम लोग अर्थ तक पहुंच गए थे। इस वीडियो में हम लोग अर्थ के बारे में, अर्थ के मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो ज़रूर देखिएगा। हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ज्योग्राफी क्लास। ठीक है, जो कि है मोशन ऑफ द अर्थ। ऑलरेडी हम स्लाइड्स बना चुके हैं, जैसा कि सजेशन में आया था कि सर आप स्लाइड्स बनाकर उसको बेहतर तरीके से समझा दीजिए, क्योंकि लिखने में टाइम भी हो सकता है जाता होगा और नोट्स भी आप लोग नहीं लिख पाते होंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी फ़िलहाल मेरे पास पीडीएफ का कोई मतलब बोल सकते हैं ना, कोई जुगाड़ नहीं है ना। तो हम बहुत जल्द ही पीडीएफ भी आप लोग के लिए अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, वो अगर होगा तो पूरा का पूरा फुल्ली हैंड रिटन होगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, सूटेबल हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आप नोट्स नहीं लिख सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो आपके लिए वो नोट्स रहेगा। तो उसके लिए आप टेंशन ना लें, बट थोड़ा सा टाइम दें और उसके लिए हम वो काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मोशन ऑफ द अर्थ में। अब मोशन ऑफ द अर्थ है क्या? अब देखिए, हम लोग को पता है कि अर्थ मोशन तो करता है, ठीक है ना, ये तो कंफर्म है कि अर्थ मोशन करता है, बट हम लोग को फील नहीं होता है। तो वाई वी कैन नॉट फील द मोशन, है ना, हम लोग फील क्यों नहीं कर पाते हैं कि अर्थ घूम रहा है? मतलब रात में सोएं और गेट हमारा मान लो ईस्ट डायरेक्शन में है और होना चाहिए था कि सुबह उठे तो मेरा गेट वो वेस्ट डायरेक्शन में पहुंच जाए, बट ऐसा क्या फील होता है? ऐसा कभी भी फील हुआ है? नहीं फील हुआ है। क्यों नहीं फील हुआ है? क्योंकि कंटिन्यूटी ऑफ रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, मतलब एक ही टाइम पर हमारा अर्थ जो होता है ना, वो रोटेशन भी कर रहा होता है और रिवोल्यूशन भी कर रहा होता है। रोटेशन रिवोल्यूशन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट अगर हम लोग देखें थोड़ा सा ब्रीफली अगर देख लेते हैं एकदम छोटा फॉर्म में, तो रोटेशन क्या हो गया? वो अपना एक्सिस पर घूमना, और रिवोल्यूशन हो गया सन के चारों तरफ चक्कर लगाना। और ये काम होते ही रहता है ना, कंटिन्यूसली कंटिन्यूटी फॉर्म में होते रहता है, जिससे हम लोग को पता नहीं चलता है। ओके, और ऐसे भी हम लोग अर्थ के सामने बहुत 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 नेग्लिजिबल हो जाते, तब तो और ही नहीं पता चलता। अगर बहुत बड़े होते तो हो सकता है मूवमेंट का कुछ पता चलता भी, बट इतना छोटा छोटा हम लोग मतलब एटम मॉलिक्यूल के जैसा है अर्थ के सामने, तो क्या ही पता चलेगा। ठीक है, चलिए, इस मोशन के वजह से, ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ, हमारे क्या चेंजेस आता है? डे एंड नाइट का चेंजेस हो जाता है हमारे अर्थ पर। डे और नाइट, दिन और रात होता है इसी मोशन के वजह से, मोशन ऑफ द अर्थ के वजह से। अब वो किस मोशन की वजह से होता है वो लोग हम डिटेल में देख लेंगे अभी, है ना। और इसी वजह से हम लोग का सीजन भी चेंजेस होता है। तो किस में हम लोग डे एंड नाइट चेंजेस देखते हैं और किस में हम लोग रिवोल्यूशन देखते हैं, वो समझेंगे। ठीक है, डे एंड नाइट चेंजेस हो गया और सीजन चेंजेस भी हो गया। अच्छा, डे और नाइट चेंजेस जो होता है ना, वो होता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन की वजह से। मतलब मान लीजिए ये सर्कल, मतलब ये अर्थ है, ठीक है ना, और एक किसी सर्कल की वजह से इधर डे हो जाता है और ये नाइट हो जाता है, मतलब एक लाइन क्रिएट हो गया तो पता चलता है कि इधर डे है इधर नाइट है। तो ये वाला जो लाइन है ना, इसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। सर्कल दैट डिवाइड्स डे एंड नाइट, यानी कि वैसा सर्कल जिससे डे और नाइट डेराइव हो जाता है, डिवाइड्स पता चल जाता है, उसको हम लोग सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। क्या बोलते हैं? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। नीचे एक पॉइंट छोटा सा लिख दिया है, प्लेन क्रिएटेड बाय अर्थ्स ऑर्बिट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ऑर्बिटल प्लेन और सरफेस। ठीक है, प्लेन क्रिएटेड बाय अर्थ ऑर्बिट, अर्थ के ऑर्बिट के थ्रू जो प्लेन क्रिएट हो रहा हो, 3 डायमेंशनली, ये हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे मान लीजिए बीच में सन है और ऐसे मेरा अर्थ ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो ये जो क्रिएट हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट द ऑर्बिटल प्लेन और सरफेस, चाहे ऑर्बिटल सरफेस बोल लेते हैं, है ना। किसी ना किसी प्लेन पर है, हम इमेजिनरी प्लेन है, किसी ना किसी प्लेन पर तो वो होगा ही होगा। क्लियर है?
चलिए, ये समझ में आ गया कि मोशन ऑफ द अर्थ से क्या क्या हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशंस कैसा कैसा होता है। सबसे पहला चीज़ है रोटेशन, है ना। रोटेशन के बारे में हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं क्या होता है। रोटेशन क्या होता है? रोटेशन हो गया मूव वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस, मतलब कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपने एक्सिस पर घूम रहा होता है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक जगह पर खड़े हो जाइए और उसी जगह पर घूमने लग जाइए, ठीक है ना, अपने एक्सिस पर, तो वो क्या हो गया? रोटेशन हो गया। क्लियर है? अपने जगह पर मतलब एक जगह पर खड़े होकर घूमने लग जाइए इधर 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 अगल बगल, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा क्या? हमारा रोटेशनल मोशन, यानी कि रोटेशन मोशन। और अगर वेस्ट टू ईस्ट हो गया तो वो अर्थ के अकॉर्डिंगली हो गया, ठीक है। तो अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में घूम रहा है और वो एक ही अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रोटेशनल मोशन। टाइम कितना ले रहा है भाई? तो 23 आवर्स 56 मिनट 4 सेकेंड, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, ये इतना टाइम ले रहा है। और यही डे एंड नाइट अकर्स करने में हेल्पफुल भी होता है। एक दिन में पूरा का पूरा घूम जाता है, मतलब आधा आधा करके घूम जाता है, तो हम लोग को फील होता है कि हाँ आधा में यानी कि दिन हुआ है और फिर आधा रात हुआ है, क्योंकि 23 घंटा 56 मिनट में हो जाता है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 24 घंटे का लगता ही है हम लोग को। हम लोग सेकेंड बाई सेकेंड तो काउंट करते नहीं है, हम लोग देखते रहे चलो भाई शाम हो गया, अब रात हो गया, फिर सुबह हो गया, फिर दोपहर हो गया, फिर शाम हो गया, फिर रात हो गया, ऐसे करके देखते हैं। तो वो डे एंड नाइट इसी की वजह से, रोटेशन की वजह से ही होता है। ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। चलिए, इस रोटेशन के वजह से सन मून एक्सेट्रा मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। इसी रोटेशन के वजह से क्या होता है ना, हम लोगों को जितना भी सेलेस्टियल बॉडी है, सन मून फिर जितना कॉन्स्टलेशन है, ये सब ना ईस्ट टू वेस्ट की तरफ घूमता हुआ फील होता है। यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा सन क्या है कि ईस्ट से ईस्ट में उगता है और वेस्ट में जाकर डूबता है, ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है। एक्चुअली हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चल रहा है, इसलिए हम लोग को फील हो रहा है कि वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। सन इतना जल्दी ऐसे घूम के नहीं चला जाता है, सन का मूवमेंट बहुत स्लो है। इतना जल्दी घूमने लग जाएगा ना तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। स्पीड कितना है भाई रोटेशन का? 1670 किलोमीटर पर आवर, 1670 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमारा अर्थ रोटेशन कर रहा है अपने एक्सिस पर। इसी रोटेशन की वजह से चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड्स एंड करंट, इसी रोटेशन की वजह से क्या होता है ना, विंड्स और करंट्स का डायरेक्शन चेंज होता है ना। हवा का जो समुद्री करंट है, वो धारा है उसका, वो सब सारा का सारा चीज़ चेंज होता है। फॉर्मेशन ऑफ कॉरियोलिस फोर्सेस, कॉरियोलिस फोर्सेस होता है। कॉरियोलिस फोर्सेस करने का मतलब हो गया मूवमेंट ऑफ द अर्थ के थ्रू जो फोर्सेस क्रिएट होता है ना। अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है और एयर चल रहा है, तो वो हमको ईस्ट टू वेस्ट जैसा फीलिंग देता है और एक एंगल बनाकर निकलता है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के वजह से, कॉरियोलिस फोर्सेस के वजह से, कॉरियोलिस फोर्स के वजह से ही, ठीक है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अर्थ जो विंड और करंट जो होता है ना, मूव टू राइट हो जाता है, राइट की तरफ मूव कर जाता है, और सदर्न में मूव टू लेफ्ट की तरफ हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसा अर्थ है, ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रहा है, तो हमारा ये इधर विंड मूव कर जाता है और ईस्ट वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ में इधर मूव कर जाता है। और ये चीज़ हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंटली करंट में पढ़ेंगे, जब हम लोग धारा वारा पढ़ेंगे ना, फिर हम लोग स्ट्रीम्स पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छे से क्लियर हम लोग करेंगे इसमें, ठीक है। जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, हम लोग को मतलब जियोलॉजिस्ट तो फिलहाल इससे बनना नहीं है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मूव टू राइट हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में मूव टू लेफ्ट हो जाता है। डे एंड नाइट अकर्स, ये तो हम लोग देख लिए। तो रोटेशन आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा कि रोटेशन, थोड़ा सा इमेजिन भी कीजिएगा ना, तो आपको फील पता चल जाएगा कि हाँ ऐसा चीज़ हो रहा है। थोड़ा सा इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो उसको लिखने का, थोड़ा सा इमेजिनेशन में जाने का, थोड़ा सा आँख बंद करके सोचिए उसके बारे में, अच्छा कैसे हो रहा होगा, ये क्या हो रहा हो, तो वो आपके सबकॉन्शियसली थोड़ा थोड़ा करके बैठते चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज़ अ रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है भाई? तो रिवोल्यूशन होता है क्या? रिवोल्यूशन कहने का मतलब हो गया कि बीच में सन है और उसके चारों तरफ अर्थ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अपना एक्सिस पर तो हो गया, अब सन के चारों तरफ चक्कर लगाना, दैट इज कॉल्ड द रिवोल्यूशन। कितना टाइम में लगा रहा है भाई? 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 40 सेकेंड 46 सेकेंड्स, इतना डेज, इतना आवर, इतना मिनट, इतना सेकेंड्स में,
है ना, इतना में ये काम कर रहा है। अब ये चीज़ जो हो रहा है ना, अप्रॉक्स 6 आवर जो बच रहा है, अप्रॉक्स 5 आवर 48 मिनट जो है ना, लगभग 6 घंटा मानते हैं। ये 6 घंटा क्या होता है ना, 4 साल में कितना बन जाता है, 24 घंटा। ये 24 घंटा फिर 1 आवर नहीं, 1 डे यहाँ पर लिखाएगा, 1 डे बन जाता है। और यही 1 डे ऐड हो जाता है क्या, फरवरी में, और यही फरवरी क्या बन जाता है हमारा, फरवरी किस साल में बन जाता है, लीप ईयर में बन जाता है। यहाँ पर होगा हमारा 1 डे, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लिख ही देते हैं हम यहाँ पर क्या होगा, 1 डे, ठीक है, 1 डे। क्लियर हो गया। चलो, तो ये लीप ईयर में चला गया, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट हो गया। चलो भाई, रिवोल्यूशंस का मूवमेंट क्या है भाई, मूवमेंट अराउंड सन एट 1,07,000, ठीक है ना, वो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से घूम रहा है सन के चारों तरफ, तब जाकर उसको 365 दिन कंप्लीट लगता है। सोच लो 1,07,000 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पैराबोलाइक ऑर्बिट में घूम रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा गोल है, ये थोड़ा ऐसा टाइप का है, ठीक है, इस टाइप का है, और भी कहीं सन यहाँ पर है, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है ना, अर्थ बहुत नज़दीक आता है और अर्थ बहुत दूर हो जाता है, ठीक है। इसका भी बहुत सारे इफेक्ट है, वो हम देख लेते हैं। किसका भाई, तो रिवोल्यूशंस का इफेक्ट है, डे एंड नाइट, स्मॉल और बिग, दिन और रात जो बड़ा और छोटा होना होता है, वो रिवोल्यूशन के वजह से ही होता है, वो रिवोल्यूशन की वजह से होता है, सन के चारों तरफ चक्कर, क्योंकि पैराबोलाइक में घूम रहा है तो छोटा और बड़ा थोड़ा सा मैटर करता है। सीजन चेंज होता है इसी के वजह से, है ना, सनलाइट परपेंडिकुलर और स्लैंटिंग पड़ता है इसी के वजह से, रिवोल्यूशन के वजह से ही सनलाइट कभी परपेंडिकुलरली पड़ जाता है अर्थ पर, एकदम सामने में इक्वेटर पर, कभी कभी स्लैंटिंग में पड़ता है ना, कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलरली पड़ जाता है, कभी कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के परपेंडिकुलर पड़ जाता है। तो ये सब सारा रिवोल्यूशन के वजह से ही होता है। इक्विनॉक्स बनता है, सॉल्स्टिटाइज बनता है, ये सब सारा हम लोग देखेंगे अभी, ये तो मतलब एक तरीके से नाम ही आया है सिर्फ, अभी उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिटाइज, 6 मंथ का डे 6 मंथ का नाइट एट पोल पर इसी की वजह से होता है, रिवोल्यूशन की वजह से ही होता है, तो वो ध्यान में रखिएगा। रोटेशन उधर हो गया और ये रिवोल्यूशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं चेंज इन सीजन। अब चेंज इन सीजन में क्या है भाई, चेंज इन सीजन कैसे होता है, अर्थ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, अर्थ क्या है, टिल्टेड है अपने एक्सिस पर, ये इस टाइप से है, हमारा अर्थ ऐसा नहीं है सीधा, ये इस टाइप से है, ठीक है ना, तो वो टिल्टेड है हमारा एंगल से 23.5 डिग्री पर अगर टिल्टेड है। इंक्लाइनेशन ऑफ सन डिफरेंट एंड डिफरेंट टाइम, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये इंक्लाइनेशन अब हमेशा ऐसा ही तो नहीं रह सकता है ना, ये घूम के कहीं ना कहीं हम आपको एक फ़ोटो दिखाते हैं तो आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इस चीज़ से कि कैसे चल रहा होगा हमारा अर्थ। हाँ, यहाँ देख लेते हैं, इस फोटो को देखिए आप। अब देखिए अर्थ का यहाँ पर इसका टिल्टेशन ये है, ठीक है, ओहो सॉरी, हाँ, ये यहाँ पर ये टिल्टेशन है। अब ये वाला टिल्टेशन अब ऐसे हो गया, तो अगर सन के पर्सपेक्टिव से देखिए तो वो चेंज हो रहा है ना, इसमें क्या कर रहा है, एकदम टिकाना सामने पड़ रहा है, इसमें क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल सामने आ जा रहा है, साउथ पोल दूर हो जा रहा है, इसमें नॉर्थ पोल दूर हो जा रहा है, साउथ पोल नज़दीक आ जा रहा है, और इसमें भी टिकाना सामने पड़ रहा है। तो ये डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है, साल भर में एक बार चेंज हो ही जाता है, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंट इंक्लाइनेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट कीप्स चेंजिंग। अब अलग अलग इंक्लाइनेशन की वजह से क्या होता है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट जो होता है ना वो चेंज हो जाता है, कभी परपेंडिकुलरली पड़ रहा है, एकदम सीधा पड़ रहा है, और कभी स्लैंटिंग पड़ रहा है, जिसके वजह से समर और विंटर डेवलप्स होता है। एकदम सीधा पड़ रहा है तो वहाँ पर समर हो जाता है, और थोड़ा स्लैंटिंग पड़ रहा है तो टेम्परेचर कम पड़ रहा होता है, वहाँ पर स्लैंटिंग फॉर्म में पड़ रहा होता है, जिसके वजह से वहाँ क्या होता है, विंटर आ जाता है, ठीक है। 4 मेन स्टेजेस होता है अगर पूरा का पूरा अर्थ में देखा जाए, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, इस 4 जोन से हम लोग समझते पूरा का पूरा अर्थ का खेल को। चलिए तो खेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है 21 जून, ठीक है। 21 जून में क्या होता है वो देखिए, यहाँ पर एक छोटा फिगर, अभी फिलहाल उस पर ध्यान मत दीजिएगा, फिलहाल हम पढ़ लेते हैं, वो समझाने के लिए मुँह पर लगा के उसको हम जूम करके बता देंगे। आफ्टर 21 मार्च, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, ये है 21 मार्च का कहानी, ये 22 जून का कहानी, ये 23 सितंबर का कहानी, और ये 22 दिसंबर का कहानी। बात करते हैं हम यहाँ से, ठीक है। आफ्टर 21 मार्च सन स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थवर्ड, यहाँ से क्या होता है ना, सन ऐसे नॉर्थवर्ड मूविंग करना आ जाता है। नॉर्थवर्ड कहने का मतलब क्या हो गया कि सन का जो लाइट जो होगा ना नॉर्थ डायरेक्शन में ज़्यादा पड़ने लग जाता है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ पोल जो होता है ना वो सन के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। नॉर्थ पोल क्या आ जाता है, सन के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। वो हम देख लेते हैं इस फिगर में, इस फिगर में समझ लीजिए। देखिए घूमते हुए आया, तो अगर मान लीजिए इधर हमारा सन है
है ना, इधर हमारा सन है, ठीक है, इधर हमारा सन है, तो ये वाला पोर्शन है ना सन के ज़्यादा नज़दीक, और ये वाला जो पोर्शन है ना ये सन से ज़्यादा दूर है, जिसकी वजह से क्या करता है यहाँ पर स्लैंटिंग लाइट पड़ता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा टिकाना लाइट पड़ता है, मतलब एकदम डायरेक्टली परपेंडिकुलरली लाइट पड़ता है। ये तो हम इसे समझाने के लिए फोटो में दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये हो गया इसमें। अब कहाँ गया, हाँ, आफ्टर 21 मार्च सन स्टार्ट्स मूविंग नॉर्थवर्ड्स। अब होता है उसके वजह से क्या है, डे स्टार्ट्स इंक्रीजिंग इन द नदर्न हेमिस्फीयर। अब जैसे 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 ये इधर आता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में दिन बढ़ने लग जाता है, दिन बड़ा होने लग जाता है ये नदर्न हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि डे लाइट पूरा का पूरा नदर्न हेमिस्फीयर पे एकदम सीधा तौर पर पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अराइवल ऑफ समर, गर्मी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, गर्मी स्टार्ट होता है। तो 21 मार्च के बाद एकदम गर्मी पूरा ताबड़तोड़ स्टार्ट होने लग जाता है। क्यों ऐसा हो जाता है? क्योंकि नॉर्थ पोल जो हमारा होता है ना वो सन के ज़्यादा नज़दीक आ जाता है टिल्टेशन के वजह से। क्लियर हो गया ये चीज़। अब सन स्टार्ट्स इल्यूमिनेटिंग द नॉर्थ पोल टिल 23 सितंबर। अब यहाँ से स्टार्ट होता है और ये वाला काम चलता है 23 सितंबर तक, ये 23 सितंबर तक काम चलते रहता है इसका, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो ये पूरा का पूरा कितना हो गया, अगर मान लीजिए 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, 3 चौके 12 महीना हो गया, तो यहाँ 3 महीना और यहाँ 3 महीना अगर सपोज कर लीजिए, तो पूरा का पूरा 6 महीना क्या होता है, गर्मी हो जाता है। दैट्स वाई नॉर्थ पोल हैज़ कंटिन्यूस डे लाइट फॉर 6 मंथ। पूरा का पूरा 6 महीना क्या होता है, अब पूरा का पूरा 6 महीना तो गर्मी नहीं होता है, बट हाँ उसमें चेंजेस आते रहता है, कुछ टेम्परेचर का ऊपर नीचे होते ही रहता है, टेम्परेचर ऐसे भी वेरिएबल बोलते भी है। दैट्स वाई नॉर्थ पोल हैज़ कंटिन्यूस डे फॉर 6 मंथ, जिसके वजह से बोल सकते हैं कि 6 महीना तक पूरा का पूरा डे लाइट ये झेलता है। कौन सा? नॉर्थ पोल, एकदम सीधा तौर पर। तो पीरियड फ्रॉम 21st एट मार्च इन 21 जून इज कॉल्ड उत्तरायण। अब देखो यहाँ से लेकर, अब इसको बोलते हैं क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, 21 मार्च से लेकर 22 जून तक जो पीरियड, जो टाइम जो कहलाता है ना, उसको हम लोग उत्तरायण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरायण। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चंस हम देखे हैं, क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चन से उत्तरायण से रिलेटेड, ठीक है। लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बस वहाँ पर मात खा जाते, तो ध्यान में रखिएगा। यहाँ 21 मार्च से 22 जून तक को उत्तरायण बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद 21 जून को होता है क्या भाई, द सन इज परपेंडिकुलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सन जो है ना, सन का लाइट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर परपेंडिकुलरली पड़ता है। अब इस फोटो का काम एक्चुअली आता है, वो आप समझिए, है ना। यहाँ पर से हम समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर इधर सन है, जैसा कि हम पहले भी बताया था। अब सन का जो लाइट जो है ना, परपेंडिकुलरली कहाँ पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, एकदम सीधा पड़ता है यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। ये है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, है ना, यहाँ पर पड़ता है। सो द डे इज लॉन्गेस्ट एंड द नाइट इज शॉर्टेस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जिसके वजह से क्या होता है ना कि जो दिन जो होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा होता है, दिन बहुत बड़ा होता है और रात बहुत छोटा हो जाता है। दिस इज कॉल्ड द समर सॉल्स्टिस और नॉर्दर्न सॉल्स्टिस, जिसके वजह से इसको हम लोग समर सॉल्स्टिस बोलते हैं या तो नॉर्दर्न सॉल्स्टिस बोलते हैं, ठीक है। ये कहानी है 21 जून का, ठीक है। 21 जून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सनलाइट जो आता है ना वो कहाँ पर पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ता है, तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम और छोटा कर देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए भाई नेक्स्ट में आते हैं 22 दिसंबर का कहानी में। 22 दिसंबर यहाँ पर मिलेगा हमको। चलिए अभी 21 मार्च था, 20 जून, मतलब 1-2 दिन का डिफरेंस है, फिर यहाँ ऐसे अर्थ हमारा ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर क्या है, फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च द साउथ पोल रिमेन्स एलिमिनेटेड। अब यहाँ से बात करते हैं 23 सितंबर से, यहाँ से यहाँ इसमें क्या होता है, साउथ पोल। क्यों? क्योंकि साउथ पोल नज़दीक आ जाता है, नॉर्थ पोल दूर हो जाता है। अभी हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ से यहाँ आ रहा था तो नॉर्थ पोल नज़दीक हो जा रहा था, साउथ पोल दूर हो जा रहा था। अब क्या हो रहा है कि नॉर्थ पोल नज़दीक आ जा रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है और साउथ पोल नज़दीक आ जा रहा है, क्योंकि अर्थ का मूवमेंट ऐसा ही है। अब ऐसा थोड़ी है ये उठ के ऐसा चेंज हो जाएगा, वो नहीं, ये तो चलते जाएगा, सेम अपने अपने डायरेक्शन पर ही चल जाएगा, बस उसी के हिसाब से हम लोग को समझना है। तो फ्रॉम 23 सितंबर टू 21 मार्च द साउथ पोल रिमेन्स एल्यूमिनेटेड। साउथ पोल क्या होता है, एल्यूमिनेटेड होता है। 6 मंथ ऑन द साउथ पोल, ठीक है, कंटिन्यूस डे हो गया। साउथ पोल पर क्या हो गया, 6 मंथ कंटिन्यूसली हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते भी हैं कि 6 महीना का दिन 6 महीना का रात हो जाता है, पोल्स पर 6 महीना का दिन 6 महीना का रात हो जाता है,
कंटिन्यूअस डे, द पीरियड फ्रॉम 22 सितंबर टू 22 दिसंबर, 22 सितंबर से यानी कि ये सितंबर से लेकर दिसंबर तक क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दक्षिणायन बोलते हैं। जैसे उसमें उत्तरायण बोले थे, यहाँ पर उत्तरायण बोले थे हम लोग, और यहाँ पर क्या हो गया, ये दक्षिणायन हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना है। इस स्टेज पर एट दिस टाइम द डायरेक्ट रेज आर सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, देखिए यहाँ पर भी ये दिखाया जा रहा है, नीचे वाला लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है और ऊपर वाला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है और बीच वाला इक्वेटर होता है। तो इसमें लाइन कहाँ पड़ रहा है, सीधा का सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर। अब इसके वजह से होगा क्या, सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंसेस मोर लाइट। सदर्न हेमिस्फीयर क्या होगा, ज़्यादा लाइट एक्सपीरियंस करेगा, ज़्यादा लाइट वहाँ पर इल्यूमिनेट करेगा। तो साउथ में समर हो जाएगा और नॉर्थ में विंटर हो जाएगा। साउथ में समर हो गया और नॉर्थ में विंटर हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइट तो स्लैंटिंग पड़ा, जिसके वजह से वहाँ टेम्परेचर कम रहा, वहाँ विंटर हो गया। अब इसी की वजह से दिस कंडीशन इज कॉल्ड विंटर सोल्स्टिस और साउथ सोल्स्टिस, जिसके वजह से हम लोग इसको विंटर सोल्स्टिस बोलते हैं या साउथ सोल्स्टिस बोलते हैं। तो ये वाला और ये वाला पोजीशन सोल्स्टिस का हो गया, ठीक है, और ये वाला पोजीशन और ये वाला पोजीशन इक्विनॉक्स का हो गया। अब इक्विनॉक्स क्यों हो गया उसको समझ लेते हैं। इफेक्ट ऑफ रेज उसके पहले देख लेते हैं। अब इफेक्ट ऑफ रेज क्या होता है, इफेक्ट ऑफ रेज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। जैसे समझिए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ये अंटार्कटिक सर्कल है, ये आर्कटिक सर्कल है, ठीक है। अब सन है यहाँ पर, ये सन है हमारा, ठीक है, उधर से लाइट आ रहा है। अब अगर सपोज कीजिए कि सन का लाइट यहाँ पर पड़ा, तो ये वाला जो एरिया हो गया ना, परपेंडिकुलर वाला एरिया हो गया 90 डिग्री एट परपेंडिकुलर, जिसमें अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अर्थ इज मोर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा ना, बहुत ज़्यादा गर्म का टेम्परेचर होगा, बहुत ज़्यादा ये होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलते भी हैं कि दोपहर के टाइम में ना हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। क्यों, क्योंकि अर्थ के मोशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से सामने जो सन का लाइट होता है ना, पूरा का पूरा सामने पड़ता है ना, और शाम में और सुबह में हम लोग को थोड़ा सा कम टेम्परेचर लगता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर स्लैंटिंग लाइट पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम कम होता है। लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, एकदम हीट वेव जैसा लगता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर जब पड़ेगा तो अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट बाय अर्थ इज मोर, और अगर इस रीजन में और इस रीजन में अगर पड़ता है तो सन रेज फॉल ऑब्लिकली पड़ता है, जिसकी वजह से ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट लेस बाय अर्थ, जिसके वजह से क्या होता है ना, अर्थ जो होता है ना, हीट को कम ऑब्जॉर्व करता है, बहुत बड़े एरिया पर कम लाइट पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, और इसमें बहुत कम एरिया पर बहुत ज़्यादा लाइट पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इफेक्ट ऑफ रेज भी बहुत वेरी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल है इसका टेम्परेचर के ऊपर नीचे होने में, ठीक है। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ 21 मार्च एंड 23 सितंबर का। हम लोग इसका और इसका बात कर लिए थे, अब हम लोग बात करेंगे इसका और इसका, ठीक है। अब देखते हैं, इन बोथ दिस सिचुएशन द सन साइन परपेंडिकुलरली ऑन द इक्वेटर। अब या तो ये सिचुएशन देख लीजिए या तो ये सिचुएशन देख लीजिए, दोनों में क्या होता है ना, सनलाइट एकदम इक्वेटर पर ही पड़ता है, एकदम इक्वेटर पर पड़ता है, ध्यान में रखिएगा, एकदम इक्वेटर पर पड़ता है, दोनों लाइट दोनों साइड में एकदम, क्योंकि ना साउथ पोल इसके सामने इसके इधर मतलब टिल्टेड होता है सन की तरफ, और ना ही नॉर्थ पोल होता है, एकदम सीधा है। अब सीधा उस पर टिकाना, एकदम धूप पड़ रहा होता है। एट दिस टाइम हाफ ऑफ ऑल लैटिट्यूड, जितना भी लैटिट्यूड लाइंस होता है, सब का आधा पार्ट होता है ना, वो सनलाइट रिसीव करता है। जाहिर सी बात है, आधा पार्ट इस साइड होगा तो आधा पार्ट उसके पीछे होगा, अर्थ के पीछे होगा एक पार्ट पर। ऑन दीज टू डेट्स डे एंड नाइट आर इक्वल इन एंटायर वर्ल्ड, जिसके वजह से पूरे विश्व में इक्वल डे और नाइट होता है। कौन कौन सा दिन भाई, 21 मार्च एंड 23 सितंबर, जहाँ से हम लोग गर्मी को फील करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जहाँ से हम लोग ऑटम को फील करना स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ से विंटर चढ़ जाते हैं, है ना। चलो भाई, ये हो गया। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, इक्विनॉक्स। अब इक्विनॉक्स क्यों बोलते हैं, इक्वेटर पर टिकाना धूप पड़ता है, इसलिए इक्विनॉक्स बोलते हैं, नॉकआउट कर देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है। 23 सितंबर का कहानी क्या है भाई, 23 सितंबर ऑटम सीजन इज द नदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम सीजन नदर्न हेमिस्फीयर में रहेगा, एंड समर सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ऊपर नीचे नहीं होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, तो मौसम भी अच्छा रहता है, जिसके वजह से इसको ऑटम इक्विनॉक्स बोलते हैं। और इसका सेम अपोजिट हो जाता है 21 मार्च में, क्या हो जाता है, नदर्न हेमिस्फीयर ऑटम सीजन इन सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, और फिर नदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन हो जाता है। मतलब इसका ठीक अपोजिट वाइस वर्सा हो जाता है, किस दिन,
21 मार्च के दिन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स बोलते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, ऑटम इक्विनॉक्स और स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ये दोनों डेट भी याद रखना, डेट इज इंपॉर्टेंट है, बट उससे रिलेटेड हम लोग को जानना पड़ेगा कि आखिर एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चारों का चारों डेट समझ में आ गया होगा। दैट इज़ 22 जून, फिर 22 दिसंबर सॉल्स्टिटाइज वाला, और 21 मार्च और 23 सितंबर इक्विनॉक्स वाला। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, समझने में प्रॉब्लम हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए, जो भी लिखना है बताइए, एडवाइस देना है, सजेशन देना है, कुछ भी देना है आप ज़रूर बताइए कमेंट में। हम आपके हर एक कमेंट को पढ़ते भी हैं और रिप्लाई भी करते हैं और करेंगे भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीहीलियन और एपीहीलियन पढ़ लेते हैं क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चंस आया हुआ है, एनटीपीसी में भी आया हुआ है, एसएससी में भी आया हुआ है, इवन यूपीएससी में भी हम देखे हैं पेरीहीलियन और एपीहीलियन के बारे में क्वेश्चन है। अब है क्या, देखिए, अर्थ वेरी क्लोज टू द सन। अब देखो होता क्या है, सन है हमारा, और सन जो है ना, सन के चारों तरफ हमारा रिवोल्यूशन कर रहा होता है, कौन भाई, अर्थ। लेकिन अर्थ का जो ऑर्बिट जो होता है ना, वो पूरा का पूरा सर्कल नहीं है, ये क्या है, ये पैराबोलाइक है, इस टाइप से, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन आता है, एक ऐसा सिचुएशन आता है जिसमें क्या होता है ना, अर्थ जो होता है ना वो सन के काफ़ी नज़दीक होता है, और एक सिचुएशन आता है अर्थ जो होता है ना वो सन से काफ़ी ज़्यादा दूर होता है। ठीक है, यही दोनों केसेस को हम लोग पेरीहीलियन और एपीहीलियन बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे नज़दीक वाला जो टाइम जो होता है, सबसे नज़दीक वाला जो डिस्टेंस होता है, उसको हम लोग पेरीहीलियन बोलते हैं। सबसे नज़दीक वाला डिस्टेंस कितना होता है, 147.5 मिलियन किलोमीटर, मतलब लगभग 14,75,00,000 किलोमीटर होता है जब डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच का। ये यूजुअली 3 जनवरी को होता है, ध्यान में रखिएगा। इसी को हम लोग पेरीहीलियन सिचुएशन, पेरीहीलियन स्टेज बोलते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब डिस्टेंस अराउंड 152.6 मिलियन किलोमीटर हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लगभग 15,26,00,000 किलोमीटर, ये हो गया। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में क्या होता है, सन से बहुत ज़्यादा दूर पर होता है, और ये यूजुअली कब होता है, 4 जुलाई को होता है। इसको हम लोग एपीहीलियन बोलते हैं। तो पेरीहीलियन और एपीहीलियन ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं सोलर इक्लिप्स, ये भी हमारे मोशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड है। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, सोलर इक्लिप्स कहने का मतलब सूर्य ग्रहण, सूर्य का ग्रहण लगने वाला है। ओके, अब सूर्य का ग्रहण कैसे लगता है, जब सूर्य का ग्रहण कब लगेगा भाई, तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। सब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण होता है। एक्चुअली अगर मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो सन और अर्थ के बीच में मून आता है, और मून के, सन के वजह से मून का जो शैडो होता है ना वो अर्थ पर पड़ता है ना, अर्थ पर पड़ता है, तभी जाकर हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये सोलर इक्लिप्स है। और जब मून से, अर्थ से जब देखते हैं तो हम लोग को सन जो है ना थोड़ा सा कटता कटता वो दिखाई देता है, कभी कभी पूरा का पूरा फेडेड हो जाता है। उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, मून जो होता है ना वो सन और अर्थ के बीच में आ गया। ओके, पहला स्टेप। मून शैडो फॉल ऑन अर्थ सरफेस, मून का शैडो जो होता है ना वो अर्थ के सरफेस पर पड़ता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक डार्क दिख रहा होगा, एक हल्का लाइट दिख रहा होगा और एक डार्क दिख रहा होगा। ठीक है, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, और इसी को हम लोग सोलर इक्लिप्स बोलते हैं। तो जो हल्का वाला जो लाइट जो दिख रहा है ना उसको हम लोग पार्शियल इक्लिप्स बोलते हैं। ठीक है ना, उसमें क्या होता है ना, सन का थोड़ा हल्का 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 कटते हुए आता है। जब पूरा का पूरा सन हिडन हो जाता है तब हम बोलते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स, और ये बहुत कम पार्ट से ही देखा जा सकता है, अर्थ के बहुत कम पार्ट से, है ना, जिसके वजह से यहाँ पर लिख दिए हैं। आगे पहले देख लेते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, ऑलवेज अकर ऑन द न्यू मून, ये हमेशा न्यू मून डे पर ही होता है। और न्यू मून डे कब होता है, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है, यानी कि पूरा का पूरा अंधेरा वाला सिचुएशन होता है, और वहीं से हम लोग को दिखाई पड़ता है वो चीज़। ठीक है, न्यू मून डे पर। बट ड्यू टू 5 डिग्री इंक्लाइनेशन, एक कंडीशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ड्यू टू 5 डिग्री इंक्लाइनेशन इन द प्लेन ऑफ मून ऑर्बिट इट डजंट अकर्स इन एवरी न्यू मून। बट ये हर एक एवरी न्यू मून पर नहीं आता है। क्यों, क्योंकि मून का जो ऑर्बिट जो है ना वो प्लेन से 5 डिग्री का टिल्टेशन यानी कि इंक्लाइनेशन बनाकर चलता है ना, 5 डिग्री इंक्लाइनेशन। मान लीजिए ये अर्थ है तो ये मतलब ऐसे नहीं चल के थोड़ा सा ऐसे चलता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है ना, हर न्यू मून डे पर हमारा जो सोलर इक्लिप्स है वो नहीं लगेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है ना, ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि क्या हर मून पर लगता है तो इसका मतलब हर महीने लग जाना चाहिए, हर महीना तो न्यू मून होता ही है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके,
चलिए भाई, तो अगर पूरा का पूरा सन हिडन हो जाता है, अगर मान लीजिए अर्थ से हम सोलर इक्लिप्स को, मैं सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं, अगर पूरा का पूरा सन हिडन है तो बोलेंगे टोटल सोलर इक्लिप्स लग रहा है, और अगर पार्शियल सन हिडन हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे पार्शियल सोलर इक्लिप्स लग रहा है। अब टोटल सोलर इक्लिप्स लगता है तो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड रिंग शेप बनता है, पूरा का पूरा जब बन जाता है ना तो उसका जो कोरोनल पार्ट जो होता है ना सन का वो दिखता है, बड़ा अच्छा लगता है, जिसको हम लोग हीरक भी बोलते हैं। तो ये था कहानी हमारा सोलर इक्लिप्स का। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं लूनर इक्लिप्स का। लूनर इक्लिप्स के क्या होता है भाई, तो लूनर में क्या होता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, लूनर इक्लिप्स लग जाता है। और ये हमेशा ऑन फुल मून डे पर ही लगता है, यानी कि अभी यहाँ पर जब था तो हमारा सोलर इक्लिप्स लग गया था, जब यहाँ पर आ गया तो लूनर इक्लिप्स लग गया। क्या क्या है कंडीशन वो देख लेते हैं। अर्थ बिटवीन सन एंड मून, अर्थ क्या हो गया, सन और मून के बीच में आ गया। शैडो ऑफ अर्थ फॉल्स ऑन मून सरफेस, अर्थ का शैडो जो होता है ना वो मून सरफेस पर पड़ता है, और मून में थोड़ा सा हम लोग को एजेस कटता हुआ दिखता है, चाहे फुल मून पूरा का पूरा दिखता है ऐसा करके। पार्शियल एंड टोटल डार्कनेस ऑन मून, जिसके वजह से क्या होता है ना, पार्शियल और टोटल डार्कनेस मून पर दिखता है ना। हम लोग को कभी मून दिखता है कभी नहीं दिखता है, कभी मतलब इतना फ्रिक्वेंटली नहीं होता है, बट बोल सकते हैं कि पार्शियल भी होता है टोटल डार्कनेस भी होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द लूनर इक्लिप्स। ठीक है, एक चीज़ हमेशा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, पहले ये समझा लेते हैं उसके बाद हम ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा देंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटायर मून हिडन हो गया तो टोटल लूनर इक्लिप्स, और पार्शियल मून हिडन हो गया तो पार्शियल लूनर इक्लिप्स हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब देखो क्या होता है, जब सन है, यहाँ पर मून है और यहाँ पर अर्थ है, जब ये तीनों एक ही लाइन होता है ना, तो ये जो लाइन जो है ना, ये पॉइंट जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं सिजिगी। क्या बोलते हैं, सिजिगी, है ना, ध्यान में रखिएगा, सिजिगी बोलते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जब सन, ठीक है ना, सन मून और अर्थ, सन मून और अर्थ वाला सिचुएशन जब होता है ना, जब सन मून और अर्थ वाला सिचुएशन होता है तो उसको हम लोग कंजंक्शन सिचुएशन बोलते हैं। और सन और अर्थ और मून होता है, यानी कि यहाँ सन है, यहाँ बीच में अर्थ है और यहाँ मून होगा, तब हम लोग उसको अपोजिशन सिचुएशन बोलते हैं। और ये सन मून यानी कि कंजंक्शन हमारा सोलर इक्लिप्स में होगा, और अपोजिशन जो हमारा वो हमेशा लूनर इक्लिप्स में होगा। तो याद रखिएगा ये नाम सिजिगी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। सिजिगी, सिजुका, क्या क्या है, कार्टून्स वगैरह में चलता है, पता नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हाँ, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सुपर मून का। सुपर मून क्या है भाई, सुपर मून देख लीजिए, एकदम कितना मस्त दिख रहा है सुपर मून यहाँ पर। सुपर मून इज द कंडीशन इन विच द मून इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, जब मून अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सुपर मून हुआ है, जैसा डायग्राम में आपको, फिगर में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये है हमारा लूनर ऑर्बिट, ये बीच में अर्थ है। अब अर्थ है तो लूनर ऑर्बिट भी क्या होता है ना, एक पैराबोलिक चक्कर काट रहा होता है, तो वही सन के हिसाब वाला, सन के सिचुएशंस वाला यहाँ पर सन के जैसा ही केसेस बन रहा है। एक टाइम आता है क्या कि मून जो होता है ना वो बहुत दूर होता है, लगभग 4,06,070 किलोमीटर, 6,700 किलोमीटर, और एक जो होता है ना वो बहुत नज़दीक होता है, 3,56,500 किलोमीटर। तो ये जो नज़दीक वाला जो होता है ना, इसी को हम लोग को क्या बोलते हैं, सुपर मून बोलते हैं, है ना, क्योंकि बहुत नज़दीक आ जाता है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिगी फुल मून, पेरिगी फुल मून, ध्यान में रखना है, दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरिगी फुल मून। And the moon appears 14% bigger than 30% brighter than before, 14% बड़ा, 14% लगभग बड़ा दिखता है, और 30% ब्राइटर दिखता है ना, 14% बड़ा और 30% ब्राइटर। तो ये ध्यान में रखना होगा, ये ऐसा क्वेश्चन हम एक बार MCQ में डिस्कस किए हुए। तो सुपर मून डे का कहानी ये है। दिस कंडीशन इज ड्यू टू द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ मून अराउंड अर्थ। अब ये कंडीशन क्यों क्रिएट होता है ऐसा, क्योंकि मून जो होता है ना वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में चल रहा होता है, और एलिप्टिकल ऑर्बिट का एक ही डिसएडवांटेज है कि एक बार बहुत दूर होगा और एक बार बहुत कम होगा, अगर किसी फोकी पर हमारा अर्थ चाहे सन है तो। फोकी बोले तो ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है ना, इसका 2 फोकस होता है, एक यहाँ एक यहाँ, तो अगर यहाँ पर है तो भी यहाँ नज़दीक और यहाँ दूर हो जाएगा, और अगर यहाँ पर है तो ये नज़दीक और ये वाला दूर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। सुपर मून। बात करते हैं ब्लू मून। ठीक है, कलर से इसका कोई भी मतलब नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो कोई खास वजह से ब्लू कलर का हो जाता है, ठीक है ना, वैसा कुछ नहीं है। ब्लू कलर का स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होता है नज़दीक होने के बाद, जिसकी वजह से लगता है कि ये ब्लू मून हो गया, और कुछ है नहीं, है ना। व्हेन देयर आर 2 फुल मून्स इन अ कैलेंडर मंथ, ब्लू मून कब होगा, जब एक कैलेंडर मंथ में ना 2 फुल मून्स हो जाता है,
दो फुल मून्स हो जाता है, तब बोलते हैं कि वो ब्लू मून का कैटेगरी में, यानी वो ब्लू मून आ गया। द सेकंड फुल मून इज कॉल्ड द ब्लू मून, यानी कि पहला वाला तो चलो फुल मून बोले, लेकिन उसी मंथ में 30-31 दिन के अंदर उसी मंथ में अगर दूसरा भी हमको फुल मून दिख गया तो हम लोग बोलेंगे उसको क्या है, ब्लू मून। ठीक है, कलर का कोई भी इससे लेना देना नहीं है। टाइम इंटरवल ऑफ 2 फुल मून्स गेट्स बैलेंस इन 30 और 31 डेज ओनली, 30 और 31 दिन में ये बैलेंस होता है। तो अगर ऐसा कुछ केसेस बनता है तो उसको हम लोग ब्लू मून बोलेंगे। दिस फेनोमेनन हैज़ नथिंग टू डू विथ इट्स ब्लू कलर, इसका मतलब ब्लू कलर से इसका कोई लेना देना नहीं है। सच इवेंट्स रेकर आफ्टर अबाउट 2.5 ईयर्स, ये 2-2.5 साल में, 3 साल में, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 2.5 साल बोल सकते हैं, तो 2.5 साल में एक बार जरूर होता है ऐसा, है ना, आफ्टर अबाउट 2.5 ईयर्स। व्हेन देयर आर 2 और मोर ब्लू मून मंथ इन अ ईयर, सो इट इज कॉल्ड ब्लू मून। अगर यहाँ पर लिखा हुआ क्या है, व्हेन देयर आर 2 और मोर ब्लू मून मंथ इन अ ईयर, एक साल में अगर 2 या 2 से ज़्यादा ब्लू मून हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि अब अगर हो जाता है तो हम लोग उसको हम लोग ब्लू मून के कैटेगरी में रखते हैं, जैसा कि 2018 में हुआ था। आप जाकर चेक कीजिएगा 2018 में ब्लू मून कब हुआ था और कमेंट में मेरे को बताइएगा। ठीक है, ये ब्लू मून का जो किस्सा था, कहानी था, वो भी हो गया। अब आते हैं ब्लड मून के बारे में। अब ब्लड मून क्या होता है वो भी देख लेते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंप्लीट लूनर इक्लिप्स इज कॉल्ड ब्लड मून। जब 4 लगातार मतलब लूनर इक्लिप्स हो जाता है ना, तो उसको, उस कॉम्बिनेशन को हम लोग ब्लड मून बोलते हैं। 4 लूनर इक्लिप्स हो गया है एक साल के अंदर, है ना। रीजन फॉर द रेड कलर इज टोटल लूनर इक्लिप्स। अब ये रेड कलर होने का वजह जो होता है ना, वो टोटल लूनर इक्लिप्स ही होता है। वेवलेंथ ज़्यादा है रेड कलर का, जिसके वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग को रेडिश दिखता है। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा खूनी लाल है, पता नहीं सोशल मीडिया में और न्यूज़ वगैरह में क्या क्या कर दिया जाता है, क्या क्या बताया जाता है। lunar eclipse, when the earth comes between the sun and the moon and its full shadow falls on the moon, then in the situation the moon appears completely red. ऐसा situations होता है कि हाँ चलो ठीक है, जब lunar eclipse लग रहा होता है तो ऐसा कुछ कुछ कभी कभी दिखता है कि पूरा रेडिश टाइप का दिख जाता है। ओके, द इवेंट ऑफ टोटल लूनर इक्लिप्स इज रेयर। ये जो टोटल लूनर इक्लिप्स होता है ना, वो बहुत ही रेयर होता है। विच नॉर्मली ओनली 1 आउट ऑफ 3 लूनर इक्लिप्स इन अ टोटल लूनर इक्लिप्स। ये मतलब अगर 4 बार हुआ ना, तो कभी कभी 4 में 3 में एक बार अगर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये चलो टोटल लूनर इक्लिप्स है, उसमें ब्लड मून हम लोगों को दिख जाता है। बट ये बहुत ही रेयर होता है। अब इतना भी लाल नहीं दिखता, एकदम टुब टुब लाल जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं होता है, बट हाँ दिख तो जाता ही है। ठीक है, आई होप कि आपको ये ब्लड मून, ये ब्लू मून और ये सुपर मून समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं टाइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान में रखिएगा टाइड्स के बारे में, है ना। और इस चैप्टर का ये अंतिम टॉपिक है, या मतलब मोशन ऑफ द अर्थ से रिलेटेड। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नया टॉपिक जो उसके बाद हम लोग को देखना है। देख लेते हैं पहले इसको, उसके बाद आगे डिस्कस कर लेंगे। टाइड्स में क्या है, इट रेफर्स टू द फिनोमेनन ऑफ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर। अब टाइड का मतलब क्या होता है ना, कि अगर अर्थ में सी वाटर, सबसे ज़्यादा पानी है अर्थ में, रेगुलर फॉर्म में जो सी वाटर का राइज और फॉल होना है ना, उसी को हम लोग टाइड्स बोलते हैं। मतलब सी लेवल का जो सी का जो पानी है ना, वो कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो वो जो रेगुलर इंटरवल में होता है, रेगुलर फॉर्म में होता है, उसी को हम लोग टाइड्स बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है वो समझिए, ठीक है ना। ऐसा होने का वजह क्या है, अब जैसे देखिए ये सन है, बीच में हमारा अर्थ है, अब मून चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अभी हम लोग ध्यान देंगे कि मून हमारा यहाँ पर है, यानी कि न्यू मून डे जिसको बोलते हैं, है ना, द मून एंड द सन जिसको बोल सकते हैं न्यू मून डे। यहाँ पर मून है, यहाँ पर डार्क दिखाया गया, एक्चुअली है यहाँ पर डार्क दिखाया गया, है ना, तो डार्क में डार्क ही मर्ज कर गया, तो यहाँ पर न्यू मून है, ठीक है। अब यहाँ पर जब सिचुएशन होगा तो मून और प्लस सन, ये मून हो गया और ये सन हो गया, ये दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल जो होगा वो किस पर लगाएगा, अर्थ पर लगाएगा, है ना। दोनों ताकत से खींचेगा, किसको खींचेगा, अर्थ की तरफ, अर्थ को खींचेगा। अब अर्थ बहुत ज़्यादा भारी है, तो अर्थ पर सबसे ज़्यादा है क्या, वाटर है, तो वाटर क्या होता है, खींचाता है ना, अर्थ पानी खिंचाता है, और पानी खिंचाने की वजह से क्या होता है ना, टाइड जनरेट होता है। यहाँ लिखा हुआ है मून प्लस सन, मून और सन का जो ग्रेविटेशन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है ना, पानी थोड़ा सा मतलब राइज हो जाता है, खिंचाता है, क्योंकि धरती में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी है, तो दोनों के ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से थोड़ा सा खिंचाता है।
अब मून जो है ना वो क्लोजेस्ट टू अर्थ है, जिसके वजह से क्या होता है ना, ये ग्रेटर कंट्रोल करता है टाइड्स पर, ये टाइड्स पर ज़्यादा कंट्रोल करता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक में है। तो मूवमेंट ऑफ द इसका मतलब मून का मूवमेंट के बेसिस पर ये टाइड्स भी इधर उधर होते रहता है। तो टाइम इंटरवल क्या हो गया, 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट में लगभग, यानी कि एक दिन में 2 बार ये हाई टाइड्स क्रिएट कर देता है। मतलब इधर भी ये हाई टाइड्स हो गया और ये लो टाइड्स हो गया। हाई टाइड्स को और लो टाइड्स को हम लोग नीप टाइड्स भी बोलते हैं, और हाई टाइड्स को हम लोग स्प्रिंग टाइड्स भी बोलते हैं। वो आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर डायग्राम है इसलिए हम समझा दें कि देखिए ऐसा ऐसा सिचुएशन होता है। क्लियर है ये चीज़ें? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझ में आएगा हम लोग को स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड एक्चुअली में क्या है ना। चलो भाई देख लेते हैं। तो स्प्रिंग टाइड को हम लोग हाई टाइड भी बोलते हैं और नीप टाइड को हम लोग लो टाइड भी बोलते हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता है। अब देखो स्प्रिंग टाइड में क्या होता है ना, हाई टाइड जिसको बोलते हैं, उसमें ना स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता है। क्या है स्ट्रेट लाइन में? सन रहेगा, या तो अर्थ और मून रहेगा, या तो मून और अर्थ रहेगा। देख लो सन है, यहाँ पर अर्थ है, मून हो सकता है, या तो फिर सन है, मून है और अर्थ हो सकता है। अब दोनों एक ही टाइम पर दोनों जगह थोड़ा ही होगा, ये मतलब शक्तिमान हो जाएगा फिर, है ना। शक्तिमान भी एक ही टाइम पर दो जगह नहीं होता, क्लोन बनाना पड़ जाएगा। तो सन अर्थ मून हो सकता है, या तो सन मून और अर्थ हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है, ये कंडीशन है। तो सन प्लस मून इज इक्वल टू कितना हो गया, हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। हाईएस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इस जगह पर होगा तो ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ओके, ज़्यादा फोर्स लगाएगा जिसके वजह से क्या होगा, टाइड प्रोड्यूस होगा, और यूजुअली हायर और ग्रेटर, जिसके वजह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइड क्रिएट होता है। और ये हमेशा न्यू मून और फुल मून के दिन भी होता है। अब मून बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है, जिसके वजह से इस पर बहुत ज़्यादा क्लोजली इफेक्ट करता है ना। सन बहुत दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर, और मून बहुत नज़दीक है। और हम लोग जानते हैं फोर्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेसिस पर हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना इज इक्वल टू G(m1 m2) और बाई r²। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है r² का। मतलब r जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बढ़ जाता है, तो स्क्वायर के बेसिस पर। तो जितना नज़दीक आ जाता है, ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए और भी नज़दीक आ जाएगा ना, धरती है ना, इसमें चिपक जाएगा, जो धरती का हर सामान, धरती भले ही नहीं चला जाएगा लेकिन धरती का हर चीज़ इससे जाके चिपकने लग जाएगा, इतना ज़्यादा फोर्स है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, तो टाइड प्रोड्यूस हो जाता है यूजुअली हायर और ग्रेटर। ये हमेशा न्यू मून एंड फुल मून डे के दिन में होता है। तो ये समझिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन होता है किसमें, हाई टाइड्स में और स्प्रिंग टाइड में। बात करते हैं नीप टाइड का। नीप टाइड में क्या होता है, ये लो टाइड्स होता है और इसमें ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है ना, ट्रायंगल फॉर्मेशन है। देख लीजिए, जैसे यहाँ सन है, यहाँ मून है और यहाँ अर्थ है, तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ पर सन है, यहाँ अर्थ है और यहाँ मून है, तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर ये चीज़ लिखा हुआ है, सन मून और अर्थ, सन अर्थ और मून। अब इसके वजह से क्या है भाई, तो मून ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट मोर ड्यू टू क्लोजनेस। अब देखो सन है, अब सन का तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर ही रहा होगा बट बहुत कम, बट मून क्या है, नज़दीक में। तो जब मून इधर आएगा, नज़दीक में आएगा, तो इधर से पानी ऐसे ऐसे बढ़ेगा और राइज होगा सी वाटर। ठीक है ना, टाइड प्रोड्यूसेस वेरी लेस। अब देखो क्यों इतना कम इतना क्यों हो गया, क्योंकि मून ग्रेविटेशनल फोर्स अफेक्ट मोर ड्यू टू क्लोजनेस। अब इतना कम हो गया क्योंकि इसका देखो होता क्या है, इसके तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इसके तरफ से भी फोर्स लग रहा है ना, इसके तरफ से भी फोर्स लग रहा है और इसके तरफ से भी फोर्स लग रहा है। तो होगा क्या, दोनों का बैलेंस आउट कर जाएगा, जिसके वजह से टाइड जनरेट होता जरूर है बट बहुत कम जनरेट होता है, जिसको हम लोग नीप टाइड भी बोल देते हैं, बहुत कम होता है ना। बिकॉज सन ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस द फोर्स ऑलमोस्ट, है ना। किसका फोर्स को, मून के फोर्स को बैलेंस आउट कर देता है, कौन सा, सन का फोर्स। दूर है बट बड़ा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, नज़दीक है छोटा है, बट ये एक दूसरे के फोर्स को बैलेंस कर देता है। और यहाँ पर बैलेंस करने लायक नहीं होता, जिसके वजह से क्या होता है, टाइड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अच्छा खासा यहाँ हाई टाइड्स हो जाता है और यहाँ पर लो टाइड्स हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ मून, और ये जो सिचुएशन बनता है ना वो फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर ऑफ मून में बनता है। क्यों, अगर यहाँ मून है तो ये वाला मेरा फर्स्ट क्वार्टर हो गया, है ना, फर्स्ट क्वार्टर पार कर गया, और फिर यहाँ आया मेरा बन गया फुल मून डे, और फिर यहाँ आ गया थर्ड क्वार्टर हो गया। तो ये वाला सिचुएशन और ये वाला सिचुएशन पर ही हमारा ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, और ये होता है कौन सा, लो टाइड, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नीप टाइड भी बोलते हैं। तो आई होप आपको स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड यानी कि हाई टाइड लो टाइड आपको सब समझ में क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो आप एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा,
कमेंट सेक्शन में। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ताकि हम उसको फिर से कोशिश कर सके और भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारा टॉपिक, और ये एक्चुअली चैप्टर ये वाला ख़त्म हो। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोशन ऑफ द अर्थ। मोशन ऑफ द अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हम लोग जब करंट पढ़ेंगे, जब विंड पढ़ेंगे ना, ये सब क्लाइमेट पढ़ेंगे, तो ये सब में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है चैप्टर। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा चीज़, सारा का सारा टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देना है आपको, और तो कुछ करना है नहीं। और बस अपना पढ़ते रहिए मस्त से, और नोट्स लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। देखिए, नोट्स आप तो कहीं से ले लोगे, ठीक है ना, लेने के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा हम लोग आलसी हो जाते हैं। अगर नोट्स लिखोगे ना, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिखते लिखते बहुत सारा चीज़ याद होता है। तो वो याद करने वाला प्रोसेस है ना, आपका टाइम जो ज़्यादा लेने वाला है ना, बाद में वो कम हो जाता है, और ऊपर से आपका नोट्स भी बन जाता है। तो नोट्स बन गया और आप लिख भी रहे हैं। हाँ, नोट्स किसके लिए है कि हाँ भाई किसी से खरीद लिए, ये ले लिए, कोर्स ले लिए, ई बुक ले लिए, किसके लिए भाई? जो लोग के पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, वो जिनके पास टाइम नहीं है वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो चलता है। बट अगर आपके पास टाइम है, आप प्रॉपरली प्रिपरेशन पर प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो आप नोट्स खुद से बनाइए, ये मेरा आपके लिए रिकमेंडेशन रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये चैप्टर तो मेरा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर में शायद हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें कौन सा चैप्टर, उसमें होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग पूरा का पूरा पढ़ेंगे, ख़त्म करेंगे, पूरा का पूरा देखेंगे कैसे टाइम फॉर्मेशन होता है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, और क्या कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।